सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, मरकज़ और सूबों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम का जो मामला है वो माजी में भी तनाज़ात का शिकार रहा है और अब भी है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इससे पहले जो 10वें NFC कमीशन की तश्कील दी गई थी, जिनमें से सिर्फ 4 नतीजा खेज़ रहे। सदर मुमलिकत ने 2 दिन पहले 11वां NFC तश्कील दे दिया है, जिसका जो पहला इजलास है वो अब 29 अगस्त को होने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या वसाइल की तकसीम के लिए किसी नए काबिल अमल फार्मूले पर इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ विफाक का हिस्सा कम होकर 42.5% पर रह गया, जबकि जो कौमी आमदनी है उसका 57.5% सूबों को ट्रांसफर हो चुका है। और लेकिन कर्जों पर जो सूद की अदायगी है और दिफा की बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र विफाक के पास अब इतने वसाइल नहीं बचते हैं, जिसकी वजह से वो सूबों को वसाइल ट्रांसफ़र करने के बाद विफाक को मनफी बैलेंस से अपना बजट शुरू करना पड़ता है और इसका लाजमी नतीजा मजीद कर्ज लेने की सूरत में निकलता है। इस सूरत हाल की जो पेश नज़र तवक्को ये की जाती है कि इस बार विफाक की जानिब से सूद की अदायगियों, दिफा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इंसदाद दहशत गर्दी के अखराजात और सूबों के सामने रखे जाएंगे। क्या सूबे इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार होंगे? दूसरी तरफ सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर इस वक्त टूट फूट का शिकार है। जो अंदरूनी तनाज़े हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। क्या ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम का शिकार है? और अगर PTI ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी तो क्या यह नून लीग को वॉक ओवर देने के मुतरादिफ होगा? बानी PTI भी जान चुके हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। बहरहाल वज़ीर दिफा ख्वाद आसिफ का ये कहना है कि आने वाली ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में ये पता चल जाएगा कि कौन सी जमात ज़्यादा मकबूल है। अब इस बयान को भी सामने रखते हुए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वॉक ओवर देगी या फिर बॉयकॉट करने जा रही है, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी? इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमिर हसन साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। तैमूर मलिक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जो NFC अवार्ड है इस पर काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो उसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वहाँ से काफ़ी हद तक हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन फिर भी जो मरकज़ और सूबों के दरमियान जो वसाइल की तकसीम का फार्मूला है, इसका असर नौ जायज़ा लेने का वक्त आ गया, आप समझते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है और इसमें जो पहले भी डिलेज़ होते रहे उससे ऑब्वियसली सूबों में के जो मामलात हैं, जो उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, उन सब पे इम्पेक्ट आता है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बाकी सूबों के मुकाबले में थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह है कि जो मर्ज्ड फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए, उसके बाद से उनके लिए कोई अलग वसाइल सूबे को नहीं मिले। सो अब देखना यह है कि उनकी हद तक जो मज़ीद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, उसके लिए वफाकी हुकूमत और ये जो NFC है कमीशन, ये पूरा ये उसको किस नज़र से देखता है। बिकॉज जाहिर है वहाँ पे ना सिर्फ बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है उन इलाकों के अंदर, बल्कि पूरा जो एक इंतज़ामी ढांचा बनाने की ज़रूरत है। जो सूबे के एडमिनिस्ट्रेटिव दफातर होते हैं उनसे लेके लोग जो हैं, और उसके अलावा जो वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन पे भी जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए, उन सब के लिए आई थिंक खैबर पख्तूनख्वा का पर्सपेक्टिव जो है वो सबको ज़हन में रखना होगा। बहरहाल बाकी खुशाइन बात है कि इसके ऊपर अब कम से कम नोटिफिकेशन हुआ है, मामलात आगे चल रहे हैं। जो सूबों के वसाइल हैं वो ज़ाहिर है उन तक मिलेंगे तो फिर आगे काम चलेगा। इसीलिए 18वीं तरमीम जो आज की हुक्मरान जमातें हैं इनके थ्रू आई थी और सूबों को मजबूत किया गया था, लेकिन जब तक वसाइल नहीं मिलेंगे तो ज़ाहिर है सूबे अपने पूरा जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक।
राजा साहब, एक और बड़ा अहम मामला है, चूंकि विफाक में भी आपकी हुकूमत है, दिफा और सूद की अदायगियों के लिए सूबे विफाक के पास हिस्सा बहुत कम छोड़ देते हैं, उसके पास कुछ बचता नहीं है। फिर होता ही है कि कर्जा लिया जाता है, क्योंकि तो बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या फिर इंसदाद दहशतगर्दी का मामला हो, फिर आजकल तो हम मौसमियाती तब्दीली से भी निपट रहे हैं। इन सब के लिए फिर हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। तो इस सूरत हाल के लिए हुकूमत क्या करने जा रही है, और ये जो सूरत हाल है ये कब तक बेहतर हो सकती है? विफाक के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है इसको, इस तमाम तर सिनारियों में इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। देखिए, इसमें एक बुनियादी जो सवाल है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाकी सारे फैक्टर्स के, वो ये है कि जब 18वीं तरमीम हुई थी, और वो जाहिर है 15 साल बरस पहले की बात है, तो उस वक्त जो हालात थे वो डिफरेंट थे। उसके बाद दहशतगर्दी के मामलात में ज़्यादा संगीन हुए वो मामलात, फिर जो जितने अदारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे हैं वो बेसिकली दोनों तरीकों से, अगर आप सोचें इसको लॉजिकली, अगर आप प्रोविंसेस के उस को देखें कि प्रोविंसेस की जिम्मेदारी में है, सूबों को अगर वो हिस्सा मिला था उस वक्त 18वीं तरमीम के बाद, जो कि एनहांस किया गया था, तो उसमें सूबों की जिम्मेदारी में लॉ एंड ऑर्डर है, जो इस वक्त जिसका प्रीडोमिनेटली जो मोस्ट उसका जो डेंजरस और खतरनाक तरीन पहलू है उसको कैटर कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट के अदारे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक सोल्यूशन ऐसा निकलना चाहिए कि जिसमें सूबे आइदर तो कंट्रीब्यूट करें टू दैट अकाउंट में कि जिसमें दहशतगर्दी के इश्यूज हैं, या कुछ मसलन अभी आपने जिक्र किया मौसमियाती तब्दीली का, तो ये एक रीसेंट फिनोमेना है जो कि गुज़श्ता डेकेड के अंदर ज़्यादा संगीन होकर सामने आया, और इसमें भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की आती है। जहाँ तक आप इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेशन है उसको देख लें, या दीगर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये जितनी चीज़ें गिनवाई उस वक्त भी जब 18वीं तरमीम हुई थी, तो उस वक्त भी एजुकेशन के हवाले से, बिलखुसूस हायर एजुकेशन के हवाले से, वो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के, और खुसूसन उन स्टेक होल्डर्स के कि जो यूनिवर्सिटीज़ के या उनके मामलात से आगाह थे। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ को आज भी जो गो के एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को आज भी जो हिस्सा ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा उनकी फंडिंग वो फेडरल HEC से होती है, वो के सूबों में भी HEC बना दिए गए थे उस वक्त। तो इसलिए ये बहुत सी चीज़ें जो इस डिवीजन का फॉर्मूला है, इसको रिविजिट करने की मुतकाजी हैं हालात के मुताबिक, और आइदर वेज या तो सूबे इन तमाम में कंट्रीब्यूट करें आउट ऑफ द शेयर, और शेयर वही रहे, या फिर यह है कि उस चीज़ को दोबारा रिविजिट किया जाए और उसे रियलिस्टिक बनाया जाए। चूँकि दफा का ही अगर आप देख लें कि अभी ये जंग का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसे रिस्पॉन्ड किया, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म्ड फोर्सेस की, एयर फोर्स की, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी की नई जहतें सामने आई हैं कि जो बड़ी महंगी भी हैं, कॉस्टली भी हैं, लेकिन दफा जाहिर है प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो और इसी तरह तवानाई के शोबे में जो न्यूक्लियर जो हमारी पुरअमन ज़राए से तवानाई का हसूल है, तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो फेडरल गवर्नमेंट के रोल को, चाहे वो खलाई तहकीक का शोबा हो, स्पेस साइंसेस का शोबा हो, बहुत सी चीज़ें वो हैं कि जिनमें वफाकी हुकूमत का जो रोल है वो ज़्यादा है, और वो रिसोर्सेज का मुतकाजी है। तो इसलिए ये NFC अवार्ड में मैं समझता हूँ कि सूबे भी जो हैं वो एक रियलिस्टिक एटीट्यूड का और रियलिस्टिक रवैये का मुजाहरा करेंगे, और हालात की मामलात को देखते हुए इसमें कुर्बानी प्रोविंसेस को आइदर वे, जैसे मैंने ये मेरी जाती राय है, प्रोविंसेस को कुर्बानी देना पड़ेगी। बहुत ज्यादा फंड्स को लेकर सूबाई हुकूमत पहले ही विफाक से ज्यादा नाराज नजर आती हैं, और विफाक से शिकायत करती नजर आती हैं कि भाई फंड्स नहीं है। खासतौर पर अगर सिंध हुकूमत की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी शिकायतें आती हैं, लेकिन बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शिकायतें काफ़ी हद तक कम कर दी हैं। आमिर साहब की तरफ भी आऊँगा। राजा साहब, पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए। वो तो ये है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है बजट का जो चला जाता है NFC अवार्ड्स के तहत, फिर उसके बाद में तो बहुत सारे और मसाइल हैं, उनसे निपटने के लिए हुकूमत काफ़ी हद तक कोशिशें करती है, लेकिन
NFC अवार्ड पर अब दोबारा गौर करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से तो आप लोगों को काफ़ी हद तक इशारे मिल गए हैं। सिंध हुकूमत आपकी इत्तेहादी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको किस तरीके से मनाएंगे, क्योंकि वहाँ से तो बहुत शिकवे शिकायत और सवालात उठते नजर आते हैं। पंजाब में आपकी अपनी हुकूमत है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई इस तरह का स्टेटमेंट सामने नहीं आया सूबाई हुकूमत की जानिब से कि जी ठीक है, इसका असर नौ जायज़ा लेते हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में वफाकी हुकूमत के लिए कोई स्टेटमेंट दिया जाए। और बलूचिस्तान से भी अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस तरह का। NFC अवार्ड का असर नौ जायज़ा तो लेना ही है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? राजा साहब आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तैमूर साहब की तरफ। नहीं, अभी तो खैर इसमें कोई जो आईनी तौर पे या कोई ऐसी जो एवोल्यूशन है उसका तो कहीं पे किसी जगह जिक्र नहीं आया, ना कोई ऐसी अमेंडमेंट या कोई तरमीम अभी तक लेजिस्लेटिव फ्रंट पे। मैं तो एक इस वक्त के हालात के मुताबिक एक रियलिस्टिक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह 18वीं तरमीम के वक्त में एक जो डेवलपमेंट हुई थी वो उस वक्त के हालात के मुताबिक बेहतर समझी गई थी। अगर आज के हालात के मुताबिक सूबे जो हैं वो अपने उस शेयर में से कंट्रीब्यूट करते हैं मरकज को, तो कल हालात बेहतर हो जाएं। जरूरी नहीं कि दहशतगर्दी का जो अंसर है वो इसी तरह रहेगा, जरूरी नहीं कि जो मौसमियाती तब्दीली के अखराजात हैं वो इसी तरह रहेंगे। बाद में फिर उसको दोबारा रिविजिट करके और एडजस्ट किया जा सकता है। ज़ाहिर है प्रोविंसेस का जो अपना राइट्स है उसको तो कोई भी फोरगो करने की बात नहीं कर रहा। बात तो सिर्फ आज किया, जैसे भी आपने खैबर पख्तूनख्वा के व्यू पॉइंट की बात की, तो खैबर पख्तूनख्वा के इसी व्यू पॉइंट को वाइस वर्सा भी देखा जा सकता है ना, कि वो जो रिविजिट करके बिल्कुल इसका रिविजिट होना भी चाहिए। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की जरूरत भी है। आपका पॉइंट है राजा साहब। तैमूर मलिक साहब, आप समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तो इस हवाले से काफ़ी हद तक सिग्नल्स दे दिए हैं, लेकिन पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से अभी तक इस किस्म का कोई स्टेटमेंट, और जो खैबर पख्तूनख्वा से स्टेटमेंट आया वहाँ के वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से आया है। और तो अब आप क्या समझते हैं, पंजाब में भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है और अपोजिशन में भी है आप लोग वहाँ पर, तो फौरी तौर पर ये मुल्क की जो एक अहम मामला है, क्योंकि जो ख़जाने के मामलात हैं, जो मुआशी मामलात हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात के शिकार हैं। उनको दुरुस्त करने के लिए NFC अवार्ड की असर नौ तश्कील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या समझते हैं, इसको कितना जल्दी हो जाना चाहिए? ये देखें, ये जहाँ तक ख़जाना के मामलात हैं और सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुल्क की मफाद में सोचना चाहिए होता है और सबको मिलकर आगे चलना चाहिए। आपके ये इल्म है कि ज़ाहिर है बाकी मौजूदा सूरत हाल की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के जो अहदेदारान हैं हमारे, उनके लिए सबसे मुश्किल है वफाकी हुकूमत के साथ कोई भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे चलना। लेकिन जब सिक्योरिटी के मामलात आते हैं, जो इस तरह के NFC टाइप मामलात हैं, उसमें बिल्कुल मुज़म्मिल असलम साहब हो जाएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हो जाएं, आपने देखा है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ बिल्कुल डायलॉग करते हैं, कंस्ट्रक्टिव कंसल्टेशन का हिस्सा बन रहे हैं। सो यकीनन दूसरे सूबों को भी उसी नज़र से देखना होगा और आगे लेके चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल कुछ हिस्सों कुछ एरियाज़ में वफाक को मजबूत करने की भी ज़रूरत है। जिस तरह कमरुल इस्लाम साहब ने कहा कि कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे हैं, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा तो एक किस्म की फ्रंटियर प्रोविंस है हमारा, और वहाँ पे सिर्फ वफाक की नहीं लेकिन सूबे की भी कैपेसिटी को अपग्रेड करने की और मज़ीद वसाइल देने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने पाटा के मर्ज्ड एरियाज़ की स्पेसिफिक बात की कि ये कुछ रियलिटीज़ बाकी सूबों को भी रियलाइज़ करनी पड़ेंगी और उसके मुताबिक रिसोर्स एलोकेशन की बात भी करनी चाहिए। सो उम्मीद करते हैं कि बाकी सूबे भी इस पे एक कंस्ट्रक्टिव व्यू लेंगे और इस मामले को आगे चलाने की तरफ जाएंगे। चलिए हम प्रोग्राम में भी आगे बढ़ लेते हैं। बैरिस्टर साहब से पहले बात कर रहे थे, आमिर हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आमिर हसन साहब, NFC अवार्ड की तकसीम के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत नज़र आते हैं सूबों को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है, वो वफाक से हमेशा ही शिकवे शिकायत करती रहती है कि भाई फंड्स नहीं मिले हैं। अब इस वक्त मामला ये है कि अगर वफाक सूबों को फंड्स दे देता है तो उसके पास वफाक के अपने पास मतलूबा फंड्स जो भी हैं वो नहीं बचते, उतने नहीं बचते कि तरक्याती जो काम है वो करवाए जा सकें, फिर उसके लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। अब आप समझते हैं NFC अवार्ड की असर नौ तश्कील होनी चाहिए? देखिए, इस पर गुफ्तगू की जा सकती है और की जानी चाहिए। आइन इसका हल निकालता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं
और ये हल निकाला जाता है। देखिए जब ये जो इख्तियारात है वफाकी हुकूमत के, तो पीपल्स पार्टी ने डिवॉल्व किए 2013 तक ये सारा मामला हुए, तो उसके बाद एक काम करना था कि बहुत सी मिनिस्ट्रीज को भी सूबों तक जाना था। अब अगर तो वफाकी हुकूमत ही चाहेगी कि तालीम भी वही चलाए, सेहत भी वही चलाए, तरक्याती मंसूबे भी वही चलाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये खराबी रहेगी। NFC अवार्ड की ये जो एक बनाया जा रहा है वाह कि वफाक के पास बजट नहीं बचता, वफाक किस तरह, तो वफाक का काम तरक्याती कामों का है भी नहीं, ये काम सूबाई हुकूमतों और सूबाई ने भी आगे इसे डिवॉल्व करके। लेकिन आमिर साहब पता चलाने की माजरत चाहूँगा, अगर हम वफाक के कुल आमदनी की बात करें तो वो तो 19,000 अब की कुल आमदन है। सूबों को NFC अवार्ड के तहत फंड देने के बाद में 8,200 वहाँ चले जाते हैं, फिर उसके बाद में पेंशन हैं, मौसमियाती तब्दीली से हुकूमत निमट रही है, दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निमट रही है, इन तमाम तर अखराजात के बाद में फिर जब तरक्याती काम होता है उसके लिए कर्जे लेने पड़ते हैं हुकूमत को, फिर वफाक भी क्या करे यहाँ पर? देखिए जब ये सारा ये फंड्स नीचे नहीं मिले थे या डिवॉल्व हुए थे तो क्या था, हम कर्जे नहीं ले रहे थे। कर्ज तो हमारी एक और बीमारी है ना, वो इसके साथ तो नहीं है कि NFC सूबों को देने से वफाक भूखा हो गया और उसे कर्जे लेने पड़ रहे हैं। जब वो सूबों को नहीं दे रहा था तब भी वो कर्जे ले रहा था। बात तो असल में ये है कि वफाक को कौन सा काम करना है, कितना काम करना है, सूबों को कौन सा काम करना है, कितना करना है, और फिर निचली मुकामी हुकूमतों को कौन सा काम करना है, कितना करना है। अगर आप मैं नीचे से शुरू करता हूँ, मुकामी हुकूमतें अपना काम करें, उतना ही वो रेवेन्यू जनरेट करें और तरक्याती काम करवाएं तो लोग खुशी से देंगे। अगर आप एक लोकेलिटी में उन पे खर्च करते हैं तो लोग देंगे भी आपको। इसी तरह सूबा उतना काम करे जितना उसका है और वफाक उतना काम करे। देखिए असल में जब तक हमारी ये लेकिन शिकायतें बैरिस्टर साहब यहाँ आती है ना कि जब सूबों को फंड मिलते हैं तो फिर मुकामी हुकूमतों तक वो उस तरीके से नहीं पहुंच पाते जितनी मुकामी हुकूमतों की शिकायतें सामने आती हैं। ये एक बड़ा अहम मामला है सर, पंजाब में भी, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी। जी मैं दुरुस्त आपकी बात है, मैं इससे ये नहीं कह रहा कि सूबों तक जब इख्तियारात चले गए हैं और उन्होंने डिवॉल्व की हैं पास, मैं ये बात करने जा रहा था कि हमारे जो सियासी लोग हैं, देखिए ना, अगर MNA चाहेगा कि वो सड़क बनाए, और देखिए जिस मुल्क में वजीर आजम सड़क का इफ्तिताह करे, कितनी मतलब ये कम तर बात। आपने बिल्कुल दुरुस्त मामला उठाया बैरिस्टर साहब। मसला यही है कि सबको क्रेडिट चाहिए। सूबाई हुकूमतें जो MP है वो अपना वो फंड अगर आगे दे देगा तो फिर जाहिर है वो जो मुकामी हुकूमतें क्रेडिट वो ले जाती है। बस क्रेडिट चाहिए सबको सर, क्रेडिट की बस यही बात है, क्रेडिट नहीं होता अगर तो सियासत खिदमत के लिए की जाए। और ये अब हमें भी देखना है। मैं समझता हूँ कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ेह है, इसमें कुछ हमें बेहतरी करके तो ये करना चाहिए कि जो लेजिस्लेशन है अगर वो करनी है पार्लियामेंट ने, तो फिर वहां पे उसे लेजिस्लेचर का रोल अदा करना है। फिर उनका काम तरक्याती फंड्स लेना नहीं है MNA इसका। यहाँ पे तो सेनेटर्स तक को तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं जिसका कोई हल्का नहीं होता है। MPs का कोई काम नहीं है वो तरक्याती काम करवाएं। ये तो काउंसलर्स का काम है, मुकामी हुकूमतों का काम है। तो यही है कि अगर देखिए पीपल्स पार्टी ने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपनी पास को डिवॉल्व किया, पार्लियामेंट को दी, पार्लियामेंट ने और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने वो प्रोविंसेस को दी। प्रोविंसेस में अब मुसीबत यह है कि मुकामी हुकूमतों को ये पास डिवॉल्व नहीं की जा रही। अच्छा यहीं पे रुका है। पीपल्स पार्टी तो ये भी कहती है कि 18 वजारतें जो वफाक में हैं उन्हें सूबों तक आना है, और सूबों के बहुत से मामलात हैं जो नीचे मुकामी हुकूमतों तक जाने हैं। बहुत पहले 90s के अंदर बीबी ने ये जो लेडी हेल्थ विजिटर्स आई तो ये UC लेवल पे, वार्ड लेवल पे हेल्थ को, एजुकेशन को डिवॉल्व कर दिया था। ये उनका मंसूबा था। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो डिविजनल गवर्नर्स की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की, डिस्ट्रिक्ट तसल्ली की बात करती थी, ये भी डिवॉल्व करने की बात थी। ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ। और आज 30-35 साल गुजरने के बावजूद अगर हम इसी पे हैं कि MNA को तरक्याती फंड दिए जाएं, सेनेटर को तरक्याती फंड दिए जाएं, तो ये हवस खत्म नहीं होगी जब तक तो खराबियां होंगी। और जब तक खराबियां होंगी फिर NFC अवार्ड के ठीक करने या ना करने में इशू नहीं है, फिर आप कर्जे लेते रहेंगे, मुसीबत में पड़े रहेंगे। तो सियासी रहनुमाओं को अपनी इस्लाह करना पहले बहुत जरूरी है। बिल्कुल बैरिस्टर आपका पॉइंट है। प्रोग्राम में डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तकरीबन 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो नाअहल हुए हैं। उसके बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल में टूट फूट का शिकार नजर आ रही है। एक हल्का ये कह रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि ज़िमनी इलेक्शन में जाएं, और एक ही कह रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में ना जाएं। तैमूर साहब, क्या यही इस्तीफे की वजह बना है सलमान साहब के? देखिए, मैं पहले सिर्फ बात करूंगा कि जो बैरिस्टर साहब ने बात की है वो हमारी सियासी अपनी सोच अलग हो सकती है, लेकिन इस बात पे हम मुत्तफिक हैं कि मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं, MNAs हों या सेनेटर्स हों, ये कानून साज असम्बली के मेंबरान हैं, इनका डेवलपमेंट फंड से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद इलेक्शन भी इसी चीज़ के ऊपर लड़कर और अपने हल्के की आवाम को भी हम ये समझाते रहे कि इस चीज़ से निकलें, और ये मामला जो हैं बिल्कुल जो लोकली अवेलेबल लोकल गवर्नमेंट के मेंबरान हैं उनके पास ये काम होने चाहिए कि नालियाँ गलियाँ ठीक करानी है, और बाकी मामला एक एक MNA का हल्का 10-10 लाख लोगों का है, जैसे मेरा हल्का है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ अपनी चौधराहट के लिए अगर मौजूदा सियासी निज़ाम ने पार्लियामान के मेंबरान तक ये ताकत रखी हुई है तो ये दुरुस्त चीज़ नहीं है। अब बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, आना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो 8 फरवरी की तरह के इलेक्शन के थ्रू नहीं आए, बल्कि एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव लोकल बॉडी स्ट्रक्चर हो, तो बिल्कुल मामला आगे चल सकते हैं। अब इसी तनाजुर में जो आपका ये सवाल है कि जी इस वक्त बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेने के ऊपर जिस तरह खैर जो कन्विक्शन हुई हैं जिनकी वजह से ये सीटें खाली कराई जा रही हैं, वो खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज की भी अभी आपके शो में आने से पहले एक खबर थी कि ज़रताज गुल साहिबा की जो सीट है उस पर इलेक्शन रोकने का हुक्म इम्तनाई जारी किया है पेशावर हाई कोर्ट ने। इससे पहले कुछ और हलकों में भी ये हो चुका है। तो अभी तो देखते हैं कि इलेक्शन इन सीटों पे होते भी हैं सब पे कि नहीं, बिकॉज फाइनल डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस था इलेक्शन कमीशन, मामला तो इलेक्शन तो खैर इतना करीब नहीं है, इसमें तो वक्त लगेगा काफ़ी ज़्यादा बात आगे बढ़ने में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बयानात को लेकर बहुत ज़्यादा तनाज़ात चल रहे हैं, इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं? देखें, उस पर एक चीज़ है कि हर किसी की अपनी राय हो सकती है। एक जमहूरी जमात है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैंने तो खुद, क्योंकि 19 मई को 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक बाई इलेक्शन लड़ा गिलानी ख़ानदान के ख़िलाफ़, तो मैं तो जनरली इन फेवर हूँ कि आपको पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए दूसरों के लिए। लेकिन पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा व्यू ये भी है कि ये लेजिटिमाइज करने की बात है इलेक्शन प्रोसेस को, जब हमें पता है कि आउटकम किस तरह आ रहे हैं और क्या आएंगे। और खान साहब का भी एक व्यू इसके ऊपर पहले दिया जा चुका है, बहरहाल उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी पे ये बात छोड़ी थी। बहरहाल अभी मेरे ख्याल में अगर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो एक सियासी अमल का हिस्सा है, हर किसी का एक व्यू है। और मैं तो क्योंकि खुद बाई इलेक्शन लड़ा है इन्हीं हालात में, तो मैं कोई डिफरेंट पोजीशन तो नहीं ले सकता, दूसरों को नहीं कह सकता कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो ना लड़ें। लेकिन यकीनन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, समझते हैं कि इन इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज नताइज का इल्म है जिस मकसद के लिए और जिस तरह सीटें खाली कराई गई हैं, जिस तरह इन पर बाई इलेक्शन का इनेकाद कराया जा रहा है, तो इसका हमें हिस्सा बन के लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक वाज़ेह सियासी डिबेट है, क्योंकि अब ज़माना सोशल मीडिया का है, तो वो डिबेट पार्टी के फोरम से निकलकर सोशल मीडिया पे भी आ जाती है, फिर उस पर सारा दिन तज्जिए होते रहते हैं, तो एक माहौल और तरह का बन जाता है। लेकिन बहरहाल बात तो अवामी पॉपुलैरिटी की है। ख्वाजा आसिफ साहब एक किस्म का चैलेंज भी करते नजर आ रहे हैं, उसमें हिस्सा तो उस हवाले से लेना चाहिए। बहरहाल ये पार्टी की अपनी मर्जी हो सकती है, पार्टी की राय हो सकती है। कमरुल इस्लाम साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासी अमल में वापस आना चाहती है तो उसे कम से कम शर्मिंदगी का इजहार ज़रूर करना होगा, और ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये मकबूलियत का टेस्ट केस भी साबित होंगे। तो पहले मुआफ़ी की बातें हो रही थी, सजाएं की बातें हो रही थी, अब तो वो सिर्फ कह रहे हैं, आप सिर्फ इतना कह दें कि आप लोग शर्मिंदा हैं 9 मई के ऊपर, तो आप सियासत में वापस आ जाएं। नून लीग काफ़ी हद तक अपने मौक़िफ़ में, रवैये में नरमी ला चुकी है, इसकी क्या वजह है सर? इसकी कोई वजह नहीं, मैं तो आपकी इसी जो स्टेटमेंट है इसमें मुस्लिम लीग नून ने सियासी अमल के लिए कभी मुआफ़ी या शर्मिंदगी के इजहार का मौक़िफ़ या मुतालबा नहीं किया, कभी भी। हमेशा हुकूमती इत्तेहाद ने, और इससे पहले भी, यानी जब हम अपोजिशन में थे तो तब भी हमेशा तहरीक इंसाफ को प्लेटफॉर्म से, प्राइम मिनिस्टर के प्लेटफॉर्म से, जब हम अपोजिशन में थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमेशा मुज़ाकरात के लिए, मिसाक मईशत के लिए, मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी
मुज़ाकरात की और मिल बैठने की और सियासी अमल में शरीक होने की दावत दी हमेशा। जो माफ़ी या इजहार शर्मिंदगी का ताल्लुक है वो एक हर पाकिस्तानी का मुतालबा है, और वो एक मखसूस कंटेक्स्ट में, और जो 9 मई से वाबस्ता वाक़यात, यानी देखें कितना बड़ा वाक़या, कोई मामूली वाक़या नहीं था कि जब पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में सिर्फ दफाई तनसीबात पे मुनज़्ज़म तरीके से हमले हुए, यानी ये कोई फौरी कोई रिस्पॉन्स या कोई सडन किसी के जज्बात नहीं थे। आप देखेंगे कितनी गहरी प्लानिंग थी कि जैसे ही वो वाक़या हुआ, चूंकि फैसला हुआ था कि अगर पानी PTI को गिरफ्तार तो हमने इन जगहों पे पहुंचना है। अब बार बार देखें कि वीडियोस में कहा गया कि जहां कहा गया है वहां पहुंचे, और वो कहां पहुंचे, जहां कहा गया था। तो बुनियादी तौर पर ये ख्वाजा साहब की भी या दीगर जितनी भी बातें, ये इजहार शर्मिंदगी या इजहार नदामत, ये उस मखसूस कंटेक्स्ट में। बाकी जहां तक पोलिटिकल प्रोसेस का ताल्लुक है, आप गवाह है रिकॉर्ड के, भी ये पिछले चंद माह पहले जो है वो इन्होंने भी अपनी एक बनाई थी कमेटी मुज़ाकराती, और वो स्पीकर की ऑफिस की छतरी के नीचे वो मुज़ाकरात शुरू भी हुए थे, जिसे एक तरफा तौर पे ख़त्म कर दिया गया। तो हमने अपोजिशन में भी यही उनको दावत दी थी कि आइए मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म, उस वक़्त के वज़ीर आज़म साहब को, उस वक़्त के लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पेशकश की थी कि जी आप आगे बढ़ें और मिसाके मईशत करें और पाकिस्तान को आगे लेके चलते हैं, छोड़ें माजी को भूल जाए। 2024 में हुकूमत बनने के बाद बारहा वज़ीर आज़म साहब ने और तमाम फोरम से, हमारे इवन जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से हर दफ़ा यही दावत दी गई कि आइए मुज़ाकरात करें और आइए बैठे। हम अगर इलेक्शन के मामले में कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इलेक्शन के क़वानीन को अमेंड करते हैं, उस पर बात करते हैं, लेकिन वो कब होगा जब पार्लियामान में आप बैठेंगे। पार्लियामान उनके लिए मौजूद है, पार्लियामान में कैसी कैसी तकरीरें भी करते हैं, मौजूद होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में हर इजलास से पहले सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी शिरकत करते हैं। तो हमारा तो मुतालबा तब भी वही था, अब भी वही है कि आइए बैठें, मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। ठीक, राजा साहब आपका पॉइंट आया, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा कि ये जो नरमी है कहीं इसमें कहीं कोई डील या ढील का तासुर तो नहीं जा रहा। मेरे से आमिर साहब आप क्या समझते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन वो मकबूलियत का टेस्ट केस होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे इत्तेफाक करती है। ये एक अलग बात है कि आप लोग जो इलेक्शन है वो मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक किया है, और ये भी स्टेटमेंट सामने आए दोनों जमातों की जानिब से कि भाई हम लोग वफाक में, सूबों में इत्तेहादी हैं, सेनेट में इत्तेहादी हैं, तो फिर इलेक्शन भी मिलकर लड़ लेते हैं। लेकिन बहरहाल आप इत्तेफाक करते हैं मकबूलियत का टेस्ट केस भी होंगे जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं। देखिए, इलेक्शंस बहरहाल मकबूलियत का ही सारा एक पैमाना, पता चलता है कि कौन सी जमात कितनी मकबूल है। ये कोई इतनी उन्होंने हैरानकुन बात तो नहीं की, इसी से पता चलता है कि इस पार्टी को कितनी पजीराई मिल रही है। लेकिन बहरहाल बाई इलेक्शंस जो होते हैं या इवन ये भी बल्दियाती इलेक्शंस भी, उसमें जो गवर्नमेंट्स होती है उन्हीं को फायदा होता है। उसमें बहुत सी, एक तो लोगों को ये होता है कि हमारा नुमाइंदा हुकूमत में होगा, हमारे काम करेगा। दूसरा, फिर वो उस वक्त कैंपेन के दौरान भी बहुत सी ऐसी दी जाती हैं लोगों को, सब बाग भी दिखाए जाते हैं, उनके काम भी किए जाते हैं। ये भी एक वजह होती है, और ये किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये हमेशा से है। देखिए, ये जो सारी वजूहात आप बता रहे हैं या जो हो रहा है, जिसपे मेरे दोनों साथियों ने भी गुफ्तगू की है, दरअसल पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती है कि हम सियासी जमातों को इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते, और कोई भी सियासी जमात नहीं बन सकती। अच्छा, जहाँ तक PTI है, PTI तो बड़े नारे लेके आई। ये तो हम लोगों को पुरानी जमातें, पुराने पाकिस्तान वाली जमातें कहती थी, हम पे बड़ी दुश्मन तराजी, लान तान और बड़े प्रोग्राम लेके आई। अब इनका हाल देखिए कि एक ही शख्स जब से पार्टी बनी है वो उसी पे है। चले, हमारा तो कुदरती जो बानी थे वो पहले 8 साल के अंदर शहीद हो गए और एक क़यादतें तब्दील होती रही। इनके यहाँ वही शख्स है। अच्छा, वो शख्स अगर आज नहीं बन सकता कानूनी तौर पे अपनी सजा की वजह से, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बंदा उठाया और अपने हैंड पिक्ड लोगों को बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो लोग भी कोई PTI के लोग नहीं है। जो इनका चेयरमैन है वो हमारा टिकट होल्डर था कौमी असेंबली का, 3-4 साल पहले इनकी पार्टी में आया, चेयरमैन है। इनका जो वाइस चेयरमैन है वो हमारा वजीर खारजा होता था, थोड़े अर्सा पहले आया, अब वो इनका वाइस चेयरमैन है। जो इनका प्रेसिडेंट है वो एक पार्टी में होता था, काफ लीग में, वो 2 साल पहले छोड़ के आया हो।
वो इसका सदर हो गया। जो इनका सेक्रेटरी जनरल है वो भी चंद महीने पहले पार्टी में शामिल हुआ, आज सेक्रेटरी जनरल है। जो इनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है वो हर पार्टी लेकिन आमिर साहब इसमें गलत क्या है? आप लोग सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी की बात करती है, तो जमहूरियत है, ये किसी भी रहनुमा का हक है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सके? नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये कभी भी माकूल नहीं होता कि एक लोग 40 साल से 30 साल से 20 साल से जद्दोजहद कर रहे हों, बैठे हों, और कोई आए और वो बैठ जाए। तो एक सबकी ये भी जमहूरियत की आड़ में ये कोई गैर अखलाकी और तो नहीं बातें बर्दाश्त की जा सकती है होती। लेकिन मैं तो बात जो कर रहा हूँ स्पेसिफिकली वो पीछे के बैरिस्टर साहब मौरूसियत के तो बिल्कुल बरखिलाफ है ये जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, तो इसे डेमोक्रेसी के लिए तो बेहतर रह सकता है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पीटीआई तो दावे लेके आई थी, अब एक ग्रुप जो है वो अहलिया के इशारों पे काम कर रहा है, एक ग्रुप जो है उनका वो उनकी बहन के इशारे पे काम कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, मैंने तो पहले कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी। हम तो चाह रहे थे हम इन्हीं को देख लेते कि ये इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, इन्हीं के प्रेशर से शायद हमारी पार्टियां भी बन जाती, लेकिन इनके तो मतलब इन तो हम पे बड़ी तनकीद की है ना। लेकिन जो आज इनका हाल है वो बहुत परेशान कुन है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासत को मजबूत करना पड़ेगा, सियासी जमातों को मजबूत करना पड़ेगा, इलेक्टोरल प्रोसेस को शफाफ बनाना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के लिए सियासत को आसान करना पड़ेगा, मखसूस खानदानों के लिए, सरमायादारों के लिए, माफियाज के लिए, अशराफिया के लिए, तो ये रास्ता रोकना पड़ेगा। राइट, इसी के लिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैसे साहब का पॉइंट है, इस रास्ते को रोकना होगा, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तैमूर साहब आप क्या समझते हैं? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है सिर्फ शर्मिंदगी का इजहार कर दें बस, और ये भी अब काफी है, सियासी अमल में वापस आ जाए, इस ऑफर से फायदा उठाएंगे आप? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असूल की सियासत कर रही है, और जो अभी मेरे दोस्त बैरिस्टर साहब ने कहा, मैं तो पहले ये कहूँगा कि जब भी एक सियासी जमात नई आती है, कोई नई सोच लेके आती है, जाहिर है कहीं और से ही लोग उसमें आते हैं। मेरे जैसे कुछ खुशकिस्मत या एज की उस लेवल पे होते हैं कि वो शुरू से ही एक जमात में आ जाते हैं, बट बाकी तो लोग इधर उधर से ही आते हैं। इनकी भी जब जमात बनी थी तो इनके लीडर समेत बाकी जो फाउंडिंग लीडर थे और फाउंडिंग मेम्बरान थे वो भी खुद कुछ और जमातों से होकर आए थे। तो ये एक सियासत का अमल है। फिर आपने मौरूसियत की बड़ी ठीक बात की। इन जमातों जो हुकूमत के अंदर इस वक्त जमातें हैं, इनकी तो नस्ल दर नस्ल ही लीडरशिप चल रही है और आगे किसी और को बोलने की मजाल नहीं होती। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जनाब जो रिवायती सियासतदान हैं और बाकी सब हैं, उनकी जगह नई सोच, नई चीज़ें आनी चाहिए, डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। तो फिर उसके लिए तो सबसे बड़ी जमात पूरे पाकिस्तान की जो हर सूबे में मौजूद है इस वक्त, तहरीक इंसाफ ने वो काम किया है। मेरे वालिद साहब या दादा ने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, मैंने 2 इलेक्शन तो साबित कीजिए ना सर, फिर इलेक्शन में जाए, प्रूफ करें, इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं, खिलाफ लड़े। तो देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भागने का, इसके ऊपर तो अभी डिस्कशन हो रही है। ये तो एक चीज चली है, मैंने तो आपको खुद कहा है कि जब मैंने बाय इलेक्शन बानी पीटीआई ने ये कह दिया कि वो नहीं चाहते कि ज़िमनी इलेक्शन में उतरे, पार्टी इस पर मुशावरत कर ले। यही तो इख्तलाफात चल रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे पार्टी में अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है। नहीं है, डिबेट है जी। देखें डिबेट है। इस वक्त बहुत सारे लोग और उनकी फैमिलीज जो हैं वो ज़ेरे इक़ाब हैं, उनको प्रेशर में डाला गया है, उनके ऊपर मसाइल बड़े हैं, उनके ऊपर केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो नेचुरली वो समझते हैं कि इस अमल में हिस्सा बनने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। ये सोच बहुत बिल्कुल मौजूद है, लेकिन उस सोच की बहुत सारी वजूहात हैं। वो कोई गैर सियासी वजूहात नहीं है, वो हकीकत पर मबनी और उनके ऊपर जो मसाइल हैं। कई कैंडिडेट्स जो इन हलकों से जीते हुए थे, जिनको फॉर्म 47 भी मिले हुए थे, अब उनको डीसीट किया गया है, तो उनके ऊपर बेतहाशा पर्चे हैं, कुछ को सजाएं हो रही हैं, उनके घर वाले भी उस अमल से गुजर रहे हैं। तो जाहिर है इतना आसान नहीं है, ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है जिसमें आप कह रहे हो कि जी आप क्यों बायकॉट का सोच रहे हैं। ठीक, राइट। तैमूर साहब का पॉइंट है। कमर इस्लाम साहब, पहले तो ये था कि आप लोगों के स्टेटमेंट आ रहे थे कि जी सजाएं मिलेंगी, हर हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, फिर मुआफ़ी पर बात हुई, अब बात सिर्फ शर्मिंदगी पर आकर रुक गई है कि भाई शर्मिंदगी का इजहार कर लें, खाली इतना काफ़ी है। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से रवैया है, किसी डील या ढील की जानिब तो इशारा नहीं कर रहा? देखिए, ये ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग है। सीधी सी बात है कि हमने हमेशा जब भी मुज़ाकरात की बात हुई यही कहा कि हम सियासी फ्रंट पे, सियासी पार्लिमानी मामलात पे, कानूनी और आइनी मामलात पे, और उसकी माजी करीब गवाह है
जब 26वीं आईनी तरमीम का आया मसवदा, तो उस वक़्त थ्रू मौलाना फजलुर रहमान साहब के ही जो उनका था प्लेटफॉर्म, वहाँ से मुज़ाकरात हुए और बहुत सी 26वीं आईनी तरमीम में जो अमेंडमेंट्स या चीज़ें थी वो रिकॉर्ड गवाह है। जब मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके दाएं बाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान खड़े थे। तो हम तो उस बातचीत और उनको इनकॉर्पोरेट किया गया उन चेंजेस को, मौलाना साहब ऑन रिकॉर्ड पे ये कहते हुए, तो हम उस मामले में, लेकिन हमने हमेशा वाज़े तौर पर हुकूमत के हर फर्द ने और हुकूमत ने कहा है कि बाकी हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ होगा, लेकिन 9 मई के और जो वो मामलात जो हमारे हाथ में नहीं है, जो अदालतों में हैं और अदालतें अपने टाइम के मुताबिक वो केसेस अब राइप हो रहे हैं, तो उस मामले में हम जो है किसी किस्म की ना कोई ढील है, ना कोई डील है, ना कोई किसी किस्म का जो है वो उस मामले में किसी किस्म की कोई बड़ा वाज़ेह और तैयार नहीं है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप समझते हैं बैकडोर कुछ और चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, बैकडोर चलता रहता है या चलाने की कोशिश की जाती रहती है, लेकिन मैं अगर एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट देखूं तो मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। और कोशिश तो बहुत है पीटीआई की कि बैकडोर को चले। वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा, कभी माफिया भी मांगी कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, और ये भी कहा, और फिर ये भी तमाम सियासी जमातों से कट के कहा कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो ये उनकी रही तो है, क्योंकि पीटीआई की जितनी भी सियासत है वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे है, उनका इक़्तिदार भी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे है। अब इनका एक मुश्किल वक्त चल रहा है जब से इनकी और इस्टेब्लिशमेंट की ठनी है आपस में। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस को पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ होना चाहिए, और इसके बावजूद कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। पॉलिटिक्स तब आगे बढ़ेगी जब पॉलिटिकल लोग उनसे डायलॉग करें। बिल्कुल, प्रोग्राम का खत्म हुआ। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, राजा कमरुल इस्लाम साहब, बैरिस्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, सियासी इख्तिलाफात, बयानात पहले भी चलते रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातों का एक दूसरे के लिए नरम रवैया अख्तियार करना यकीनन जमहूरियत के लिए नेक शुगुन है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।